शुरुआत राजीव पांडे जी आप ही के साथ करूंगी। महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी स्थिति को कैसे देखती है, खासतौर पर क्योंकि प्रधानमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार रैलियां रोड शो उनके द्वारा की जा रही हैं, लेकिन 2019 की स्थिति से 2024 की स्थिति बहुत अलग नजर आती है, क्योंकि दो प्रमुख पार्टियों में बड़ी टूट का साक्षी बना है महाराष्ट्र। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में इस बार कुछ भी कहना बहुत मुश्किल नजर आता है। देखिए पूर्णिमा जी, अगर आप 2019 के चुनावी रिजल्ट को अगर आप देखें तो उस समय भारतीय जनता पार्टी और जो शिवसेना की गठबंधन को 41 सीट्स मिले थे 48 में से। आज परिस्थिति क्या है? आज हमारा जो शिवसेना और भाजपा का जो अलायंस है, जो 2019 में भी था और आज भी है, वो इंटैक्ट है। अगर आप देखें कि उस समय शिवसेना 18 सीटें जीती थी, उसमें से जो 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो शिवसेना के साथ है और 5 जो है शिवसेना यूबीटी के साथ है। तो शिवसेना पूरी तरीके से इंटैक्ट है। उनके मैक्सिमम एमएलए, आपको पता है कि 2/3 से ज्यादा एमएलए शिवसेना के साथ, एकनाथ शिंदे जी के साथ है। तो शिवसेना और बीजेपी एक साथ है। और साथ में जो बड़ा लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ कि जो एनसीपी है, एनसीपी का जो लार्जर गुट है, अगर आप ये देखें जो आज एनसीपी में घड़ी जो चुनावी चिन्ह है वो भी अजीत दादा पवार जी के साथ है कि आज के रेट में 80% से ज्यादा कार्यकर्ता एनसीपी जो हमारे साथ है उनके साथ है। तो अगर आप ऐड करें कि शिवसेना, भाजपा और एनसीपी, आज तीनों पार्टियां मिलकर के हम चुनाव मैदान में हैं। दूसरी बात आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, 2014 के बाद अगर आप देखें तो पूरे महाराष्ट्र की जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। अपने दम पे 2014 में हम लोग चुनाव लड़े, सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। अगर आपको विधानसभा का चुनाव याद हो तो 122 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव में जीत करके आई थी। उसके बाद हमारा अलायंस हुआ और सरकार चली। आज जो परिस्थिति है कि ये तो आपको मैंने चुनावी गणित बताया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है पूर्णिमा जी, बड़ी बात यह है कि आज महाराष्ट्र में जिस प्रकार का डेवलपमेंट चल रहा है और जो हुआ है वो महाराष्ट्र की जनता देख रही है। जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट में से आपको मैं एक बात बताता हूं, जो ये दिल्ली से लेकर के मुंबई का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो समृद्धि महामार्ग मुंबई से नागपुर का है, जिस प्रकार का डेवलपमेंट मुंबई के सराउंडिंग एरिया में हुआ है, वो कोई भी आदमी जाकर के आज देख सकता है कि किस द्रुत गति से केंद्र की सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के डेवलपमेंटल वर्क किया है। इस आधार पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पिछली बार हमारी 41 सीटें थी, ठीक है, इस बार 100% 48 की 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के गठबंधन के साथ जाएगा। लेकिन फिर भी जो आपका वोट परसेंटेज 2019 में रहा था 51.34, उसमें शिवसेना का 23.5% का शेयर था। लेकिन शिवसेना भी तो इस बार अलग थलग है ना सर, मतलब शिवसेना भी 2 वोटों में, क्या उसका इम्पैक्ट कैसा आएगा वोटर के मन में, उसका इम्पैक्ट कैसा आएगा? क्योंकि बात तो विचारधारा की है ना सर, विचारधारा भले ही पार्टी अलग हुई हो। जी जल्दी से सर। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, वो शिवसेना हमारे साथ है और जो विचारधारा, कोई भी पार्टी विचारधारा के आधार पर चलती है। तो जो बाला साहेब की शिवसेना धनुष बाण के साथ है, वो आइडियोलॉजिकली हिंदुत्व की पक्षधर है और वो हमारे साथ है। ठीक है, जो अलग हो गए हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, उनकी अपनी राजनीति है। ठीक है, जो अलग हो गए उनका क्या सोचना है मैं उन्हीं से पूछ लूंगी कि आखिर उनका क्या सोचना है इसको लेकर। लेकिन राकेश शेट्टी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी को महाराष्ट्र में कैसे लेकर चल रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ऊपर यह भी कहा गया कि भाई आपको तो उतारने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। आपके ऐसे बहुत सारे सीनियर लीडर्स रहे जो पार्टी को अलविदा कह गए, फिर चाहे उसमें अशोक चव्हाण हो, संजय निरुपम हो या फिर मिलिंद देवड़ा हो, और आपके लिए बड़ी विचित्र स्थिति एक पैदा होती हुई नजर आई। भले ही इस बार आपका गठबंधन अलग तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी के प्रदर्शन के सामने कांग्रेस का इंडिविजुअल प्रदर्शन कहां पर स्टैंड करता है, डिस्पाइट ऑफ कि आपके साथ कौन कौन है और आपसे दूर कौन चला गया? सभी को नमस्कार। और आपने जो प्रश्न पूछा ये है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस, हमने पहले डिक्लेयर कर दिया, भारतीय जनता पार्टी और शिंदेगढ़ आखिरी दिनों तक कैंडिडेट खोज रहे, और 2014 में 2019 में 2 बार महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार रही, उसके बावजूद 24 में उनको कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की लीडर्स की जरूरत पड़ रही है। ये बहुत शर्म की बात है। जो अशोक चव्हाण को हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी पी कर गालियां दे रहे थे कि आदर्श घोटाला हुआ है, उसी का जरूरत
आपको पड़ी, उन्हीं को आपको राज्यसभा भेजना पड़ा। अजित पवार को देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे कि वे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग करेंगे, उसी को डेप्यूटी सीएम बनाना पड़ा। जिस हसन मुशर्रफ के ऊपर आप लोग ने ईडी का पूरा रेड करा दिया, उनका कारखाना जब्ती कर दिया, उसको मंत्री बनाना पड़ा। जिस प्रफुल्ल पटेल को आपको दाऊद इब्राहिम का पार्टनर बताया, उसको राज्यसभा भेजना पड़ा। ऐसे तमाम लिस्ट है। भावना गवली हो, जिस प्रताप सरनाइक हो, खुद मुख्यमंत्री हो एकनाथ शिंदे, इनके ईडी के नोटिस गए, फाइल चले गए। आज जो नारायण राणे कांग्रेस में थे, उनको ईडी का नोटिस भेजा, उनको भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा। मेरा ये प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयंभू अपने दम पे अपने कैडर को आज भी 2 चुनाव जीतने के बाद, 14 और 19 के बाद भी 2024 में उनको शिवसेना से इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है, एनसीपी से इंपोर्ट करना पड़ रहा है और कांग्रेस से इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है। हमारी जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का इंटैक्ट वोट 27% है। मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे शिवसेना का वोट ट्रांसफर कर पाएंगे, इसलिए उनके ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए अजित पवार का पैर पकड़ लिया उन्होंने जाकर। अजित पवार भी उसको नहीं कर पा रहे, इसलिए बाद में अशोक चौहान के पास चले गए। ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी का है। और एक मुद्दा आपको बता दूं, नहीं, लेकिन नेता तो आपके छोड़कर गए ना शेट्टी साहब, नेता आपके छोड़कर गए, तब उनको पार्टी ने ले लिया। अगर उनके छोड़ने की स्थिति नहीं आती तो बीजेपी में उनके जाने की नौबत क्यों आती? आप मुझे ये बताइए ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पत्रकार है, एक चैनल पे आपको बेहतर ऑफर मिलेगा, आप भी चले जाओ। यहाँ पे अभी विचारधारा तो रहा नहीं। अच्छा, मतलब आप लोग जॉब कर रहे हैं, विचारधारा का कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं। आप अशोक चौहान को पूछिए ना। हाँ। आपको अशोक चौहान से पूछना चाहिए ना। हाँ। कि वो जॉब नहीं, संजय निरुपम से पूछा ना हमने, तो उन्होंने तो जो कहा वो आपके कानों को मिर्ची लगा देगा। जो संजय निरुपम ने कहा उससे तो आपके कानों को मिर्ची लग जाएगी सर। अरे संजय निरुपम के लिए सीट ही नहीं बचा, वो चले गए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए बीजेपी के पास चले गए, मगर उधर भी सीट नहीं मिला। अच्छा, तो श्री राम के नारा वो तो एक ऐसा मुद्दा है ना जिसको लेकर कांग्रेस घिर रही है राकेश शेट्टी जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सुशील व्यास जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले शेट्टी साहब ने कह दिया कि भाई इंपोर्ट करना पड़ा है। अब मैं कहती हूँ कि विचारधारा यहाँ पर वोटर के मन में कैसे समझ में आएगी, क्योंकि आपकी पार्टी तो टूट गई। कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बरकरार रखा जाएगा जब एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा और उसमें से एक समान विचारधारा टूट के बाद चली जाती है कांग्रेस के साथ? मेघा जी, आपकी बात से मैं आंशिक रूप से असहमत हूँ। और पांडे जी जो शुरुआत में कह रहे थे कि मुख्य रूप से शिवसेना जो है, परम श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे द्वारा जो बनाई गई शिवसेना है, वो शिवसेना है। और वो विचारधारा जो है वो सही माने में शिवसेना की विचारधारा है। और उस विचारधारा को लेकर हमारे माननीय नेता वर्तमान मुख्यमंत्री शिंदे जी आगे बढ़ रहे हैं। जब 2019 में जो चुनाव लड़ा गया, वो जिन विचारधारा को लेकर लड़ा गया, और चुनाव के बाद जैसे ही नतीजे आते हैं, माननीय उद्धव ठाकरे जी ने जो एक अलग फैसला लिया, उससे कई लोग थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। और धीरे धीरे 2022 आते आते हम बड़ी मात्रा में शिंदे जी के नेतृत्व में एमएलए इकट्ठा हुए और उन्होंने निर्णय लिया माननीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा में हम लोग वापस जाएं। और जिस पार्टी के साथ हमने 2019 में जनादेश प्राप्त किया है, भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ मिलकर के हमको सरकार बना करके जनता के हित में काम करना चाहिए।